सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने यूट्यूब के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैं जल्द ही संविधान की क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आरंभ करूँगा और आज मैं पहली क्लास आरंभ कर रहा हूँ। हालाँकि अपना प्लान पहले इस प्रकार से था कि संविधान के भागों को पहले से पढ़ेंगे, भाग 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुझे फिर लगा कि हमें प्रस्तावना से आरंभ करना चाहिए। पहले हमें प्रस्तावना पढ़नी चाहिए और उसके बाद में अगर बात करें तो पहला भाग पढ़ना चाहिए। तो हम प्रस्तावना को लेकर आज बात करेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे आज प्रस्तावना भारत के संविधान की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसको कह सकते हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका को लेके हम लोग आज बात करेंगे। हालांकि मैं पहले आपको बता देता हूं कि आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रस्तावना को रट लेना चाहिए और प्रस्तावना याद करने में वैसे कोई ज़्यादा समय नहीं है। आप अगर 5-7 दिन रेगुलर इसको 10-10 बार अगर पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको याद हो जाती है, क्योंकि प्रस्तावना से कई बार सवाल सीधे सवाल इस प्रकार से आते हैं कि प्रस्तावना में जो शब्द है उनका क्रम किस प्रकार से, सही क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो हमेशा देखने की बजाय एक बार अच्छे से याद कर लें और फिर एग्जाम के टाइम में उसको और थोड़ा देख लें। फिर हम बात करेंगे कि प्रस्तावना को अपन किस प्रकार से प्रस्तावना या उद्देशिका को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें अपन इसको इस प्रकार से करेंगे कि अपन सबसे पहले प्रस्तावना का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तावना का सामान्य परिचय और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि प्रस्तावना के मूल तत्व क्या है। प्रस्तावना के मूल तत्व, दो बातें ये हो गई। इसके बाद प्रस्तावना पर न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण है। प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण, ये 3 प्रकार का ये हो गया। और चौथा जो इसका एस्पेक्ट बनता है वो इस प्रकार से बनाए कि विभिन्न विद्वान जो है इसके बारे में क्या टिप्पणी करते हैं। विभिन्न विद्वानों की टिप्पणियां टिप्पणी। तो इस प्रकार से हम 4 मतलब पॉइंट में इसको देखेंगे। मेरे हिसाब से आप जब भी पढ़े, किसी भी विषय को पढ़े, सबसे पहले उस टॉपिक को ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको खोलने का प्रयास करें कि उस टॉपिक में कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो या तो इसके सामान्य परिचय से संबंधित कोई सवाल हो सकता है, या प्रस्तावना के मूल तत्वों से संबंधित हो सकता है, प्रस्तावना पर न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण है, न्यायपालिका के विभिन्न केसेस में प्रस्तावना को लेकर क्या बातें की गई, यहाँ से सवाल बन सकता है। या फिर चौथा कि विभिन्न विद्वान जो हैं वो प्रस्तावना के बारे में क्या कहते हैं, इत्यादि प्रकार के सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम इसके सामान्य परिचय की बात करते हैं कि इसका सामान्य जो परिचय है वो क्या है। तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है हमारे सामने, और प्रस्तावना को आपको हमेशा एज इट रखना चाहिए मेरे हिसाब से एक बार, ताकि क्या है कि जो सीक्वेंस के सवाल आते हैं वो आपके बिल्कुल आसानी से सही हो जाए कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब इतने शब्दों को आप याद रखें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बस ये इतना तो आपको याद रखना चाहिए, पहली बात। फिर 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात करते हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं और इसका सीक्वेंस याद रख लेना। प्रतिष्ठा, अवसर, 2 प्रकार की समता की बात करता है, और ध्यान रखना ये समता शब्द है, न कि समानता शब्द है। और उसके बाद में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, उसकी बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, और ये ध्यान रखना 26 अंक की तिथि 26 नवंबर 1949, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी, ये याद रख लेना, इतने को कोशिश करना एज इट। हालांकि कई बार विद्यार्थी प्रयास करते हैं, कोई मैं यहाँ से
में अटक जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मूल तत्व इसके जो है वो आपको अच्छे से याद रखने कि प्रस्तावना में मूल तत्वों का सीक्वेंस क्या है। जैसे अगर बात करें न्याय का सीक्वेंस क्या है, स्वतंत्रता का क्या है, भारत की जो प्रकृति बताते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसका सीक्वेंस क्या है, जो काम की चीजें उसी को याद रखने की, उसको रटने की आवश्यकता होती है। फिर अगर अपन इसको समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, क्या बातें नहीं है, तो हम बात कर रहे थे अभी हम मैंने क्या पढ़ते हैं, सामान्य परिचय। तो आप लोग हेडिंग लगा दें कि प्रस्तावना सामान्य परिचय, इस प्रकार से हेडिंग लगाएं। जो विद्यार्थी नोट्स बनाना चाहते हैं वो जिस प्रकार से मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसे के वैसे नोट्स बनाए। क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में हम जो विद्यार्थियों से नोट्स बनवाते हैं वो हम बोलते हैं एक बार थ्योरी अच्छे से समझा लेते हैं और फिर मैं बोल बोल के सारे नोट्स लिखवाते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें ऐसा करें कि इसमें ऐसे आपको नोट्स बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ कि यही होता है कि आप जैसे जैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं वैसे के वैसे आप फुल बोर्ड पे लिखते रहें, बस यही है इसका अच्छा तरीका। इसलिए सारा कंटेंट ऑनलाइन क्लासेस में हमें बोर्ड पे लिखना पड़ता है। ऑफलाइन में इतनी आवश्यकता ज़्यादा लिखने की नहीं होती है, वो क्योंकि अब बोल बोल के वहाँ लिखवाने की आवश्यकता होती है। तो प्रस्तावना सामान्य परिचय को लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात एक बात ध्यान रखें कि प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की प्रस्तावना का मतलब संविधान के का संक्षिप्त दर्शन जो है वो हमें प्रस्तावना में मिलता है। हालांकि संविधान तो बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ी पुस्तिका है, लेकिन अगर अपन बात करें कि उसका संक्षिप्त दर्शन अगर हमें देखना हो कि भारत की प्रकृति किस प्रकार की है, लोगों को क्या क्या अधिकार दे रहा है, कब इसको लागू किया गया, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, जैसे भारतीय जनता को माना गया, इत्यादि बातें सारी जानकारी जो हमें मिलती है वो प्रस्तावना में मिलती है। तो आप लोग समझे कि प्रस्तावना का मतलब यही हुआ कि जो संक्षिप्त संविधान का दर्शन देता हूँ। जैसे अपन बात करते हैं, कई बार आप उपन्यास पढ़ते हैं या फिर और कोई अच्छी पुस्तिका पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग जो पेज होते हैं वहाँ पर एक प्राक्तन करके होता है, और उस प्राक्तन का मतलब यही होता है, प्राक्तन का मतलब वो पुस्तिका पूरी बिना पूरी पढ़े आप ये जान सकते हैं कि ये पुस्तिका आपको किसके बारे में ज्ञान दे रही है। अगर कोई उपन्यास है तो उपन्यास का विषय क्या है, उस उपन्यास में क्या लिखा हुआ है, ये उसके प्राक्तन से आप पढ़ के एक पेज दो पेज पढ़कर आप ये जान सकते हो कि ये उपन्यास किसकी बात कर रहा है। हालांकि पूरी जानकारी तो उपन्यास पढ़ने पर आता है। तो उसी प्रकार से प्रस्तावना का भी यही मतलब है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त रूप से अगर अपन अध्ययन करना चाहे, संक्षिप्त दर्शन अगर देखना चाहे, तो वो अपन किसको देखेंगे, प्रस्तावना को देखते हैं। तो आप लोग सबसे पहली बात इसमें इस प्रकार से लिखें कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का संक्षिप्त दर्शन है। ये अपन बात कर रहे हैं वर्तमान में जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब अगर ऐसा पूछा जाए कि ये प्रस्तावना मूल रूप से, देखो प्रस्तावना मूल रूप से क्या था, तो हम जाएंगे इसमें हमारे संविधान सभा की एक बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। तो आप समझिए संविधान सभा की बैठक जो है, बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा की 5वीं बैठक थी, ये बात ध्यान रखना। हालांकि ये संविधान निर्माण में अपन पढ़ते हैं कि संविधान सभा की, मैंने कहा कौन सी बैठक थी, 5वीं, क्योंकि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। उसके बाद 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आते हैं तीसरी बैठक में। फिर 12 को एक बैठक होती है, 5वीं बैठक जो होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक के अंदर उस समय के संविधान सभा के प्रसिद्ध सदस्य जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसका नाम होता है उद्देश्य प्रस्ताव। हालांकि भारत के की संविधान सभा की बात करें, भारत के इतिहास की बात करें, तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव हम कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इस बैठक में जवाहरलाल
नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि इस उद्देश्य प्रस्ताव में उस समय संविधान सभा के उद्देश्य क्या है, संविधान सभा किस प्रकार के विधान का निर्माण करेगी, वो विधान भारतीयों को क्या अधिकार देंगे इत्यादि से संबंधित उसमें 8 उद्देश्य कुल थे। तो याद रखना, इस उद्देश्य प्रस्ताव की अगर अपन बात करें तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल उद्देश्य की संख्या जो है वो 8 थी। तो कितने उद्देश्य थे पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 उद्देश्य थे। हालांकि अब हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना को, लेकिन प्रस्तावना को समझने से पहले हमें थोड़ा जिक्र उद्देश्य प्रस्ताव का करना आवश्यक है, क्योंकि आज के भारत के संविधान की हमारी जो प्रस्तावना हमें दिखाई देती है वो यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसका संशोधित और परिवर्तित रूप है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि वर्तमान भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो मूल रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो क्या था, तो मूल रूप से ये उद्देश्य प्रस्ताव था। और ये वो उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया। तो अपन बात करते हैं कि फिर आप लोग इस प्रकार से नेक्स्ट में लिखें, ऐसे लिखें कि भारत के संविधान, या फिर अपन सीधा लिख लेते हैं कि प्रस्तावना, परिचय में आपको ये लिखना है, प्रस्तावना मूल रूप से नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित व परिवर्तित रूप है। उसको संशोधित कर दिया, हालांकि अब उसकी सेम भाषा अपन ने नहीं रखी है। अपन ने वो तो था, मैंने कहा संविधान सभा क्या काम करेगी उसको लेकर था, और हम जो प्रस्तावना बात करें वो भारत के संविधान की है। तो थोड़ा उद्देश्य बदल गया, थोड़ी भाषा बदल गई, थोड़ी प्रकृति बदल गई, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित व परिवर्तित रूप है। आपसे सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो मूल रूप से क्या था। तो मूल रूप से वो उद्देश्य प्रस्ताव था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। अब उसी का संशोधित और परिवर्तित रूप हमारे सामने जो है वो ये है। अब अगर अपन बात करें कि ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है, ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पास किया गया, प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, पारित किया गया। ये तो अपन बात कर रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव। और अब उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संशोधित और परिवर्तित रूप इसका जब बना, तो मैंने कहा ये बन गया भारत के संविधान की प्रस्तावना, या उसको अपन कहते हैं उद्देश्य का। और भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा जो अंगीकृत किया गया उसकी तिथि आप लोग देख लें। भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को 17 अक्टूबर 1949 को 17 अक्टूबर 1949 को अंगीकृत किया, या फिर अपन कह सकते हैं कि उसको पारित किया। इसका मतलब हुआ कि संविधान सभा ने जो हमारी प्रस्तावना को स्वीकार किया उसकी ये तिथि है। इस दिन प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना ये हो गई। हालांकि इसको लागू करने की बात है वो अलग है। कई बार सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछते हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को लागू कब किया गया।
और उसमें विद्यार्थी सोचते हैं कि ये 17 अक्टूबर है, या फिर मैंने कहा कि जब अपन प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें एक तिथि है 26 नवंबर 1949। तो मोस्टली विद्यार्थी ये सोचते हैं कि 26 नवंबर 1949 की जो तिथि है इसके अंदर मैंने कहा अंकित है, इसको ही मान लेते हैं कि ये प्रस्तावना के लागू होने की तिथि है। तो ध्यान में रखना कि ये तिथि जो है ये प्रस्तावना के लागू होने की तिथि नहीं मानी जाती है, ये बात करता है संविधान की लागू होने की तिथि। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकारता अधिनियमित समर्पित करते हैं। अब ये 26 नवंबर 1949 की जो तिथि है वो संविधान को अंगीकृत करने की है। इसमें मैंने कहा कि किसको अंगीकृत किया गया, संविधान को अंगीकृत किया, संविधान को अंगीकृत किया, ना कि ये तिथि ये नहीं है कि इसमें प्रस्तावना को अंगीकृत या प्रस्तावना को के लागू होने की तिथि नहीं मानी जाए इसको। तो प्रस्तावना को लागू नहीं किया गया इस दिन, लागू, हालांकि प्रस्तावना को लागू होने की तिथि की अपन आगे बात करेंगे, उसकी तिथि 26 जनवरी 1950 से। अगर सवाल पूछा जाए कि प्रस्तावना को लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950। अगर सवाल पूछा जाए कि प्रस्तावना में अंकित तिथि क्या मानी जाएगी तो 26 नवंबर 1949, क्योंकि ये संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करने की बात करता है, न कि प्रस्तावना को लागू होने की। प्रस्तावना को लागू होने की बात जो है वो 26 जनवरी 1950। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रस्तावना के सामान्य परिचय को लेकर, और उसमें हमने पढ़ा कि यह संविधान का संक्षिप्त दर्शन है। संविधान सभा की बैठक 13 दिसंबर 1946 को 5वीं बैठक, जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया, उसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित और परिवर्तित रूप है वो आज हमारे सामने भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में है। उद्देश्य प्रस्ताव को अगर बात करें कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया वो 22 जनवरी 1947 की तारीख है। ये तारीख महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया तो ये तारीख याद रखना, 17 अक्टूबर 1949 की तिथि, ये याद रखना। तो ये प्रस्तावना के बारे में अगर अपन बात करें, प्रस्तावना का सामान्य परिचय है जिसको लेकर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। 2-3 तारीखें भी आप अच्छे से याद रखें। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना के मूल तत्व जो हैं उसको लेकर। तो अपन बात करते हैं कि प्रस्तावना के सामान्य परिचय में अगर अपन बात करें कि एक तो सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। तो ध्यान में रखना, प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया। देखो विश्व का पहला अगर लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान है, क्योंकि अमेरिका का संविधान ही विश्व का पहला लिखित और व्यवस्थित है, तो उसमें ही प्रस्तावना का प्रावधान था। तो विश्व के सभी देशों ने प्रस्तावना का विचार जो लिया है वो अमेरिका के ही संविधान से लिया है, और हमारी प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका के संविधान से ही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा जो है, अब हालांकि प्रस्तावना की भाषा पर प्रभाव ज्यादा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। इसका मतलब ये नहीं है कि समस्त भाषा उसके जैसी एज इट है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करें कि प्रस्तावना के आरंभिक शब्द और प्रस्तावना के अंतिम शब्द, जैसे हम भारत के लोग, और प्रस्तावना की जो अंतिम शब्द है कि हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये दोनों शब्द जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए हुए हैं। तो याद रखना, प्रस्तावना के आरंभिक का मतलब हुआ हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जो आरंभिक शब्द, और अंतिम शब्द दूसरा, अंतिम शब्द,
अंतिम शब्द का मतलब है अंगीकृत, अधिनियमित, और तीसरा आत्मार्पित। आत्मार्पित अंतिम शब्द आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। प्रभावित है। तो हालांकि वी द पीपल, हम भारत के लोग, इसी प्रकार के शब्द हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी मिलते हैं, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो हालांकि अगर आयरलैंड के संविधान का ऑप्शन अगर नहीं हो तो इसमें मान सकते हैं, हालांकि स्पष्ट ऐसा कुछ नहीं है। आरंभिक अंतिम शब्द, वैसे तो मैंने कहा कि आयरलैंड, देखो ये सारी बातें जो हैं स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखी गई हैं कि भारत के संविधान का कौन सा प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है। ऐसा मैंने कहा कि कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ ये है कि संविधान सभा की जो बहस है, जब उसको देखते हैं तो विभिन्न सदस्य दूसरे देश के संविधान का हवाला देते हैं उसमें कि इस देश के संविधान के प्रस्तावना में ऐसा ऐसा अंकित है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि हमें भी इस बात को अपनाना चाहिए। उस आधार पे ही सब आइडिया लगाते हैं कि कौन सा जो अपने प्रस्ताव है, प्रावधान है, वो कहाँ से लिया गया है। बाकी मैंने कहा कि किस प्रावधान को कहाँ से लिया गया स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है संविधान में कि संविधान संशोधन से संबंधित हम बात यहाँ से ले रहे हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन को हम यहाँ से ले रहे हैं, मूल अधिकार हम यहाँ से ले रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व, हाँ ऐसा कोई बताता नहीं है। कोई चीज जब उधार ले आता है तो ऐसे थोड़ी बताता कि सारी मैं उधार कहाँ से ले आऊँ। कोई कपड़े मांग के पहन के जाता है तो ये नहीं बताता है कि मैं कपड़े उसके ले आऊँ। तो शादी ब्याह में जाता है, अगर कोई घड़ी मांग के जाता है, उससे पूछे कि घड़ी तो बहुत अच्छी है, तो वो यही कहेगा धन्यवाद। ऐसा थोड़ी कहेगा कि मैं मांग के ले आऊँ। तो हमने भी कहीं अंकित नहीं किया कि हमने कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया है। हमने दूसरे देशों के प्रावधानों को अच्छे से पढ़ा और हमें लगा कि ये बिल्कुल अच्छा प्रावधान है और भारत के अनुकूल है, तो उसको ग्रहण कर लिया। हालांकि आवश्यकता थी कि इस प्रावधान को थोड़ा मॉडिफाई करके भारत की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाए, तो हमने उसको मॉडिफाई भी किया है। तो एज इट कोई प्रावधान कहीं से नहीं लिया गया। प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल, भारतीय जनता के अनुकूल बनाकर उसको हमने अडॉप्ट किया, उसको ग्रहण किया है। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रस्तावना के सामान्य परिचय को लेकर कि प्रस्तावना के सामान्य, मैंने कहा परिचय से संबंधित आपको इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आयरलैंड का संविधान है, अगर आयरलैंड का संविधान नहीं हो, हम भारत के लोग शब्द कहाँ से प्रभावित हो। अगर आयरलैंड का ऑप्शन नहीं हो तो मैंने कहा कि इसमें संयुक्त राष्ट्र को मान सकते हैं। अगर हो तो सबसे पहले आयरलैंड, नहीं तो ये यूएन भी हो सकता है कि यूएन के चार्टर से। ये बात ध्यान रखना क्योंकि आगामी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। मैंने कहा कि पहली बात तो हमें आयरलैंड का संविधान ऑप्शन हो तो वो सही है, आरंभिक और अंतिम शब्द। अगर आयरलैंड की जगह यूएन के चार्टर से में भाषा है तो इसकी भी चर्चा वहां हो रखी है, तो इसको भी उत्तर माना जा सकता है। अगर ऑप्शन में वो आयरलैंड नहीं हो तो यूएन का चार्टर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे कि उद्देशिका का सामान्य परिचय क्या क्या होता है। हम इसके बाद भी बात करेंगे उद्देशिका के मूल तत्व क्या है। तो हेडिंग आप लोग लगा दें, उद्देशिका के मूल तत्व। उद्देशिका के मूल तत्व कि उद्देशिका के अंदर किन किन तत्वों को लेकर बात की गई है, उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं उद्देशिका के मूल तत्वों को। एक बार अपन उद्देशिका को देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसको एक बार अपन सही से देखते हैं। देखो उद्देशिका के मूल तत्व की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन एक तो देखेंगे किसको, कि जहाँ से ये शुरू होता है, हम भारत के लोग जो शब्द हैं इसकी बात करते हैं। इसके बाद में अगर अपन दूसरा बात करें तो यहाँ से भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है। तो ये भारत की प्रकृति बताता है। पहले हम भारत के लोग, इसका मतलब संविधान में शक्ति का क्या स्रोत है, दूसरा भारत को किस प्रकार का बना रही है, और तीसरी देखो इसमें नागरिकों को देने की बात कर रही है कि नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात करता है। तो
और 2 प्रकार की समता की बात करता है। ये सारे देखो, सबसे पहले शक्ति का स्रोत, उसके बाद भारत की प्रकृति बताता है, फिर नागरिक संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान का उद्देश्य में अगर अपन लोग देखें तो नागरिकों को न्याय देना, नागरिकों को स्वतंत्रता देना, उनको समता प्रदान करना, ये हो गया। और इसके बाद में एक अपन तिथि की बात करते हैं कि संविधान के अंगीकृत होने की तिथि जो बताता है, प्रस्तावना बताती है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान की अंगीकृत तिथि को क्या माना जाएगा? 26 नवंबर 1949। और हिंदी वाले भी याद रखें, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो इसको भी अच्छे से याद रखें, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से मूल तत्वों में अगर अपन बात करें तो मूल तत्वों को अपन इस प्रकार से इसका वर्गीकरण करते हैं कि मूल तत्व में सबसे पहले तो अपन इसको देखते हैं कि सबसे पहली बात अगर अपन करें तो संविधान की शक्ति का स्रोत। संविधान की शक्ति का क्या स्रोत है? स्रोत क्या है कि संविधान को शक्ति, मैंने कहा, कहां से मिल रही है। दूसरी बात अगर अपन मानी जाए तो भारत की प्रकृति प्रस्तावना बताती है, भारत की प्रकृति। अभी अपन बात करेंगे कि ये कौन कौन से शब्दों में सारी बातें बताई गई हैं। भारत की प्रकृति, इसके बाद में संविधान के उद्देश्य आते हैं। तो तीसरे नंबर पे अपन पढ़ते हैं संविधान के क्या उद्देश्य हैं, वो भी प्रस्तावना बताती है। ये प्रस्तावना के मूल तत्व हमें बताते हैं, जो मूल इसमें शब्द हैं। इसके बाद चौथी बात है संविधान अंगीकृत तिथि क्या है। संविधान की अंगीकृत तिथि, ये हो गया हमारे पास में चौथा इसका। तो 4 टाइप से हम इसको देखते हैं और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की प्रकृति कैसी है, संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान की अंगीकृत तिथि क्या मानी जाएगी। तो चारों में सबसे पहले शक्ति का स्रोत। जब हम संविधान की, मैंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना की आरंभिक शब्द देखते हैं तो उसमें हम एक शब्द पाते हैं, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इसका मतलब ये है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये शब्द उल्लेखित करने का मतलब है कि संविधान का निर्माण जो है वो हालांकि किया तो एक संविधान सभा ने है, लेकिन वो संविधान सभा समूचे भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ये माना जाए कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है, भारत की जनता है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का निर्माण, हालांकि संविधान का निर्माण तो किया संविधान सभा ने, संविधान की निर्मात्री सभा समूचे भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जब भीमराव अम्बेडकर से ये बात पूछी गई कि प्रस्तावना के अंदर हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द जोड़ने का क्या उद्देश्य है, क्यों ये शब्द जोड़ा गया और इस शब्द का क्या तात्पर्य है, तो उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग का मतलब यह है कि भारत की संपूर्ण जनता, पूरे भारत की जनता, संविधान लिखने वाला संविधान सभा जो है वो एक संविधान सभा संपूर्ण भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि संविधान लिखने का काम, संविधान को लागू करने का काम अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण भारतीय जनता द्वारा किया गया, ना कि संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा एक ऐसा निकाय था जो समूचे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इसलिए प्रस्तावना के आरंभिक शब्द कौन से जोड़े गए, हम भारत के लोग। इसका मतलब हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है उसके अनुसार संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत किसको माना जाएगा, भारत की जनता को माना जाएगा। यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम पढ़ रहे थे अभी, हमने कहा कि मूल तत्वों में संविधान की शक्ति का स्रोत किसको माना जाएगा, भारतीय जनता को माना जाएगा, भारतीय जनता। उसके बाद में अगर अपन लोग बात करें
कि भारत की प्रकृति, इसके बाद के जो शब्द है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो एक तो शब्द हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष, ये भारत की विशेषता ये है, पंथ निरपेक्ष, एक लोकतंत्रात्मक, और एक गणराज्य। ये इसमें अपने को इन शब्दों को पढ़ना पड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना के अनुसार भारत के प्रकृति किस प्रकार की है, तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की प्रकृति इस प्रकार की है। अगर उद्देश्य की बात करें तो हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा कि संविधान का उद्देश्य है भारतीय जनता को न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समता प्रदान करना और बंधुता बनाए रखना। ये सारा अपन इसमें पढ़ते हैं। और अंगीकृत की तिथि जब अपन प्रस्तावना को देखते हैं तो 26 नवंबर 1949 की तिथि देखते हैं, 26 नवंबर 1949। तो इस प्रकार से दूसरी बात अगर अपन देखें, भारत की प्रकृति की बात करें, ये शक्ति का स्रोत हो गया। भारत की प्रकृति किस प्रकार की है, देखो हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना के अनुसार, प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति, और इसमें पहला शब्द हम देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला शब्द ये लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका मतलब ये होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि अगर कोई देश या कोई निकाय आंतरिक और बाहरी रूप से जब स्वतंत्र हो, न तो किसी प्रकार का बाहरी कोई दबाव हो और न ही आंतरिक रूप से, तो आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र और बाहरी रूप से भी अगर स्वतंत्र है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो आपको इस पे लिखना है कि भारत एक आंतरिक व बाहरी रूप से, आंतरिक व बाहरी रूप से स्वतंत्र देश है। अपन कह सकते हैं भारत आंतरिक शासन व विदेश नीति मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। इसका मतलब हुआ कि अगर दोनों मामलों में भारत पूर्णतः स्वतंत्र थे तो यही माना जाएगा कि इस पर भारत पर न तो आंतरिक रूप से किसी का दबाव है न बाहरी रूप से है। और इस प्रकार से भारत जब अपन पढ़ते हैं कि माउंट बेटन की जो योजना आती है, उसके बाद में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है, उसके पश्चात भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनता है। और अपन संविधान निर्माण में ये पढ़ते हैं कि इस अधिनियम के पश्चात भारतीय संविधान सभा जो है वो आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र हो जाती है। उसके बाद में अपन संविधान सभा को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय कहते हैं। जबकि देश की बात करें तो भारत देश 15 अगस्त 1947 को जैसे ही आजाद हुआ, भारत पर बाहरी रूप से किसी प्रकार का कोई मैंने कहा दबाव नहीं था। भारत बाहरी रूप से उसके बाद में आजाद हुआ, उससे पहले अंग्रेजों का उपनिवेश था। और जब तक भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था तब तक भारत एक देश नहीं था। देश होने के लिए यह शर्त होती है कि वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, और भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना। उसी के बाद ही मैंने कहा कि प्रस्तावना भी ये बताती है एक विशेषता कि भारत की प्रकृति जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, भारत आंतरिक रूप से बाहरी रूप से बिल्कुल आजाद है। दूसरा एक शब्द अपन लेते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक समाजवादी। देखो ये अपन प्रकृति में इन शब्दों को अपने को देखना होगा।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और उसके बाद में समाजवादी। देखना, एक शब्द को ध्यान रखना है कि ये समाजवाद नहीं है, ये समाजवादी की बात करता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है। तो इसके बाद में अपन एक शब्द की बात करते हैं जो बात करता है समाजवादी होने की। हालांकि अपन पहली बात ये ध्यान रखना कि मूल प्रस्तावना के अंदर यह शब्द उल्लेखित नहीं था। तो मूल प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं था, मूल प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं था। तो इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन ये अधिनियम 1976 का है, द्वारा जोड़ा गया। और ध्यान रखना कि ये प्रस्तावना में अंतःस्थापित जो किए गए हैं ये 1977 में किए गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा, मैंने कहा कि इस संविधान संशोधन के द्वारा अगर अपन बात करें तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे और वो 3 शब्द थे समाजवादी, एक तो था 3 शब्द की अगर बात करें, 3 शब्दों में ध्यान में रखना, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा जो शब्द था वो था अखंडता। ये सब तीनों बाद में जोड़े गए, अखंडता शब्द। ये 3 शब्द मैंने कहा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। और एक बात ध्यान रखना कि शब्द अंतःस्थापित करने की अगर तिथि पूछी जाए, कई बार पूछा जाता है कि अंतःस्थापित कब हुए, और अंतःस्थापित की तिथि 3 जनवरी 1977 याद रखना को किए गए। तो अपन बात कर रहे हैं कि समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा मैंने कहा अखंडता अंतःस्थापित किए 3 जनवरी 1977 को। और समाजवाद का मतलब होता है कि समाजवादी, देखो क्या होता है कि समाजवादी लोग जो होते हैं, समाजवादी आर्थिक विषमता को समाप्त करते हैं। समाजवादी लोगों को आर्थिक न्याय देने का काम करते हैं, आर्थिक न्याय के माध्यम से आर्थिक समानता स्थापित करना, आर्थिक समानता स्थापित करना। हालांकि समाजवाद लाने के अपने अलग अलग रास्ते हैं कि आर्थिक समानता स्थापित करना, मैंने कहा कि ये आर्थिक समानता स्थापित करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें कि भारत में समाजवाद स्थापित करने का जो तरीका है, भारत में समाजवाद किस प्रकार से स्थापित किया जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो भारत का समाजवाद कैसा है, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये याद रखना, आपको पूछा जा सकता है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, समाजवाद है। तो याद रखना कि भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। हम लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद करेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक समानता स्थापित करने का काम करेंगे। अगर पूछा जाए कि समाजवाद किस न्याय के साथ जुड़ा हुआ है, तो ध्यान में रखना कि ये समाजवाद जो है आर्थिक न्याय से है। और इसका उद्देश्य क्या है अगर पूछा जाए तो आर्थिक समानता स्थापित करना। और इसके अगर पूछा जाए कि भारत में कौन सा समाजवाद अपनाया गया, लोकतांत्रिक समाजवाद। ये सारी बातें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और उसके बाद में लोकतंत्रात्मक। तो इसको आप लोग देख लेना कि समाजवाद, समाजवाद की बात कर रही है अपन, और इसके बाद में अपन बात करेंगे लोकतंत्रात्मक। हालांकि ये सब में आप सब वाकिफ हैं अच्छे से। लोकतंत्रात्मक वही है जिसको अपन लोकतंत्र में पढ़ते हैं, अब्राहम लिंकन की परिभाषा में पढ़ते हैं। लोकतंत्र का मतलब यही हो गया, साधारण भाषा में अगर अपन जानना चाहें तो एक ऐसी शासन की ऐसी पद्धति जो जनता द्वारा निर्वाचित सरकार हो, जिसमें
तो अपन कह सकते हैं कि जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के माध्यम से शासन संचालित करना, ये हो गया। हालांकि अब्राहम लिंकन की परिभाषा तो आपको याद ही होगी, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। हालांकि ये बहुत फेमस प्रसिद्ध मैंने कहा कि परिभाषा है, वही होता है। उसको सामान्य भाषा में ऐसे अपन कह सकते हैं कि जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के माध्यम से शासन संचालित करना लोकतंत्रात्मक हो गया। लेकिन अगला शब्द जो है वो बड़ा टेक्निकल वर्ड है, आप अच्छे से ध्यान में रखना इसको। ये एक शब्द है हमारा गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हालांकि अपन इसको गणतंत्र भी कई बार कहते हैं। अपन बात करते हैं गणराज्य की। साधारण शब्द दो एक जैसे लगते हैं, उनका साधारणतः सामान्यतः शब्द एक ही अर्थ होता है। गणराज्य भारत को घोषित करने की बात प्रस्तावना करती है, और यहीं पर थोड़ी टेक्निकल समस्या आई। गणराज्य का वैसे सामान्य अर्थ ये होता है, आप समझे कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित हो। जनता द्वारा प्रत्यक्ष भी हो सकता है, इसमें अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, तो उसे गणराज्य कहते हैं। ये तो गणराज्य की परिभाषा हो गई, ये तो गणराज्य की परिभाषा है। लेकिन भारत के राष्ट्राध्यक्ष की बात करें तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। अब भारत की प्रस्तावना भारत को गणराज्य घोषित करती है। लेकिन अगर अपन बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है वो गणराज्य कब बना, तो भारत गणराज्य वास्तव में बनता है 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना कि भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना। और गणराज्य क्यों बना इस दिन, तो अपन बात करते हैं कि 26 मैंने कहा कि जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की गई। तो इसी दिन मैंने कहा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद शपथ ग्रहण करते हैं। राजेंद्र प्रसाद शपथ ग्रहण करते हैं, और इनको शपथ दिलाई थी उस समय और जैसे ही शपथ दिलाई कि उस समय, उससे पहले भारत के मैंने कहा कि गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालचारी थे। तो सी राजगोपालचारी ने इस दिन घोषणा कर दी कि अब भारत जो है विधिवत रूप से गणराज्य बन गया है। और मैंने कहा कि अब इससे पहले अगर 25 जनवरी को भी अपन देखें तो 25 जनवरी तक भारत गणराज्य नहीं था। भारत गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। अब अपन बात कर रहे थे कि प्रस्तावना को लागू तो कर रहे थे 26 नवंबर 1949 को, और जब लागू कर रहे थे तो एक टेक्निकल समस्या आई। समस्या ऐसे आई कि एक संविधान सभा के सदस्य थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना भारत को गणराज्य घोषित तो कर रही है, और इस प्रस्तावना को आज आप 26 नवंबर 1949 को लागू भी कर रहे हो, लेकिन समस्या ये है कि जिस समय प्रस्तावना ये बात कर रही है 26 नवंबर 1949 को, उस समय भारत गणराज्य ही नहीं है, क्योंकि भारत में तो अभी तक गवर्नर जनरल है जो वास्तव में तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि भारत को गणराज्य बनाने से कोई मतलब नहीं है। तब अपन बात कर रहे हैं कि ये भारत इस समय गणराज्य, मैंने कहा कि भारत को बना तो दिया, लेकिन भारत गणराज्य बना 26 जनवरी। तब उन्होंने कहा कि एक काम किया जाए कि प्रस्तावना को 26 जनवरी 1950 को लागू करें, जब भारत गणराज्य बन जाए। नहीं तो प्रस्तावना भारत को घोषित तो गणराज्य करेगी, लेकिन भारत के गणराज्य को नहीं होगा। एक बड़ी तकनीकी समस्या है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रस्तावना ये अगर झूठी हो जाए
तो फिर संविधान के प्रति लोगों की आस्था कैसी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना को लागू करने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950 रखी गई। तो हम बात कर रहे थे कि भारत की प्रकृति किस प्रकार की है। तो भारत की प्रकृति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये प्रस्तावना भारत की इस प्रकार से भारत की प्रकृति बताती है कि भारत इस प्रकार का देश है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि संविधान के उद्देश्य क्या है। हम बात करते हैं कि संविधान लोगों को न्याय देता है, संविधान स्वतंत्रता देता है, संविधान समता देता है, संविधान बंधुता की बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं संविधान के उद्देश्य। आप लोग हेडिंग लगाओ, संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य की बात करते हैं। देखो, अपना उद्देश्य है कि अपन जितने अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे सारे, वो इस चैनल के माध्यम से अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मैं दो चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करता हूँ कि एक आधा अधूरा कोई टॉपिक तैयार करे या कॉन्सेप्ट क्लियर करे। अगर संपूर्ण रूप से अपन टॉपिक को क्लियर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुछ भाग को सिर्फ पढ़ने से ऑनलाइन कोई मतलब नहीं है। दूसरा, मैं सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे कई लोगों ने ऐसा भी बताया कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पे करवाएं। मैंने कहा उसका कोई मतलब नहीं है। मैं माना कि 30 क्वेश्चन करवाता हूं और ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 क्वेश्चन में से ही कोई क्वेश्चन वहां एग्जाम में आए। और 30 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कहा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकता हूं। मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इतने क्वेश्चनों की आवश्यकता होगी। जितने क्वेश्चन करवाऊंगा इससे अच्छा है कि पूरा पूरा अच्छे से पढ़ा दिया जाए। जितना भी हो सकता है, टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। मैं तो 5-6 महीने वैसे ही लेके चल रहा हूँ कि संपूर्ण संविधान मुझे 5-6 महीने में पढ़ाना है। तो अपन आराम से चल रहे हैं, अपने को न कोई जल्दबाजी है, धैर्य से चल रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ना तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने से फायदा है। कई यूट्यूब चैनल पर कई लोग जो हैं सीधे क्वेश्चन करवाते हैं, हालांकि उनकी अपनी मानसिकता है, उनके पर्पज, उनके उद्देश्य जो है वो जैसा उनका उद्देश्य होगा उस हिसाब से वो सही कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि एक एक क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाला जाए। अब विद्यार्थी क्या करता है कि टेलीग्राम पे क्वेश्चन आता है, उसके लिए फिर वो टेलीग्राम खोलता है, उस टेलीग्राम के चक्कर में 15-20 मिनट मोबाइल को चलाने लग जाता है और एक क्वेश्चन में वो कई बार टिक मारता है। फिर कई बार सही हो जाता है, कई बार गलत होता है। ना तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उसका, ना उसने कोई क्वेश्चन को लिखा, ना कोई ज्यादा प्रैक्टिस हुई। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप ऑफलाइन कोई भी पेज ले लें, क्वेश्चन ले लें, 20 क्वेश्चन एक टॉपिक के लें, उसको क्लियर करें। अब कभी तो कोई टेलीग्राम पे प्रस्तावना का क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ी देर बाद मूल अधिकार का आ रहा है, एक मूल कर्तव्य का आ रहा है और बच्चा खुश हो रहा है, उसके चक्कर में दिन भर फोन देख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ें, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर लें, आपको लगे कि हाँ थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लिए। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कोई भी प्रैक्टिस सेट लाए, कोई भी मैंने कहा ऑफलाइन टेस्ट का देखें। अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है तो उसका प्रिंट आउट निकालें, या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो व्यवस्थित रूप से टेस्ट दें और उसमें आप देखें, अपना आकलन करें कि कहाँ गलतियां हो रही है, कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। बाकी एक एक क्वेश्चन ऐसे करने से, टाइम पास करने से मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा एग्जाम, अच्छा एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे संविधान के उद्देश्यों को लेकर कि संविधान किस प्रकार के न्याय की बात करता है, संविधान किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, समता की बात करता है, किस प्रकार की बंधुता की बात करता है। तो अपन भारत की प्रकृति में जब बात कर रहे थे तो अपन ने यहाँ पे देखा है कि भारत की प्रकृति जो है इस प्रकार की है। इसमें एक शब्द अपन पंथ निरपेक्ष को शायद छोड़ दिया अपन ने, अपन उसको एक बार वापस देखेंगे। पंथ निरपेक्ष को अपने को पढ़ना बाकी रहा है। अपन देखते हैं कि भारत की प्रकृति में पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, क्या होता है पंथ निरपेक्ष। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, ये भी शब्द बाद में जोड़ा गया, हालांकि अपन ने अभी चर्चा की 3 शब्दों की, उसमें ये भी एक शब्द है 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखें कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है
कि भारत के द्वारा किसी धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। भारत किसी धर्म को ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण या स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करेगा, जबकि सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। तो ये भारत की एक अच्छी विशेषता होगी कि देखो अपना पंथ निरपेक्ष का मॉडल जो है वो अपना खुद का है। पाश्चात्य के मॉडल है वो थोड़ा भिन्न है। पाश्चात्य में धर्म निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा धर्म के मामले में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जैसे अपन बात करें कि पाश्चात्य में ऐसा होता है, पाश्चात्य मॉडल में अगर अपन बात करें तो धर्म अपना काम करेगा और शासन अपना, सरकार अपना काम करेगी। तो अपन धर्म का ये रास्ता हो गया, सरकार का ये रास्ता हो गया। लेकिन भारत में पाश्चात्य मॉडल को नहीं अपनाया गया। भारतीय मॉडल के अनुसार ये है कि सरकार के द्वारा सभी धर्मों को संरक्षण भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल पृथक हो गए। धर्म से पूर्णतया पृथककरण की नीति हमारी नहीं है। हमारा भारतीय मॉडल इस संबंध में अलग से है। तो पंथ निरपेक्ष की अपन बात कर रहे हैं। मैंने कहा पंथ निरपेक्ष भारत किसी धर्म को ग्रहण या स्वीकार नहीं करेगा, जबकि सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। ये हमारे पंथ निरपेक्ष हैं। लेकिन कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या फर्क होता है। हमें अपनाना तो था धर्म निरपेक्ष को, और जबकि हमने शब्द शामिल किया वो पंथ निरपेक्ष किया। ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, कारण है, वो ये है कि हमारी संस्कृति जो संस्कृति है उसके अनुसार धर्म शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है, न कि किसी धर्म से, हमारा संप्रदाय से संबंध नहीं है। धर्म का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिसको हम ग्रहण करते हैं, अच्छी चीजों को। द्र धातु से बनता है, जिसका मतलब होता है धारण करना। जैसे अगर मैं बात करूं कि सत्य, हमारे लिए सत्य धर्म है, सहिष्णुता धर्म है, परानुभूति धर्म है, अहिंसा धर्म है। तो इस प्रकार से अगर अपन भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो धर्म का एक बहुत बड़ा महत्व है और धर्म हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए कई विद्वानों का ऐसा मानना था कि कोई व्यक्ति इन चीजों से, इन गुणों से, इन मानवीय मूल्यों से पृथक नहीं हो सकता। इसलिए हम धर्म से पृथक नहीं हो सकते, हम संप्रदाय से पृथक हो सकते हैं, हम पंथ से निरपेक्ष हो सकते हैं। इसलिए धर्म निरपेक्ष की जगह कौन से शब्द को अपनाया गया? पंथ निरपेक्ष को। और इसकी जगह कौन सा शब्द नहीं अपनाया? धर्म निरपेक्ष। क्योंकि हमारी अवधारणा के अनुसार धर्म एक बहुत विस्तृत शब्द है, इसलिए धर्म निरपेक्ष, धर्म से हम निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। हमारा गांधी जी तो यही कहते हैं कि अगर कोई राजनीति धर्म से पृथक है तो सांप की कुंडली की तरह है। तो ऐसा है कि धर्म से पृथक नहीं हो सकते, हम पंथ से निरपेक्ष हो सकते हैं। क्योंकि हमारी जो धारणा है उसके अनुसार धर्म एक सामान्य सी अवधारणा नहीं है, धर्म एक विस्तृत अवधारणा है, जिससे हमारा पूरा जीवन जो है वो प्रभावित होता है। तो अपन बात कर रहे थे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष एक शब्द को जोड़ दिया गया, जो अपनी बीच में प्रकृति में रह गया था, उसको प्रकृति में ऐड कर देना आप लोग। अब अपन बात करते हैं कि जैसे उसके बाद में संविधान के उद्देश्यों को लेकर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसमें न्याय है। 3 प्रकार का न्याय है: सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक अर्थ का मतलब, सामाजिक का मतलब होता है कि समाज में समानता स्थापित करना, किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं हो, समाज में समानता लाना, ये हो गया। आर्थिक का मतलब हुआ कि समाज में विषमता को समाप्त करना, आर्थिक विषमता को समाप्त करना, आर्थिक विषमता समाप्त करना। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। इसका मतलब है कि सभी को मतदान का अधिकार, और दूसरी इसमें है बात कि कोई व्यक्ति सभी को सार्वजनिक पद पाने का अधिकार,
सभी को सार्वजनिक पद पाने का अधिकार। ये हमारी अपन बात कर रहे हैं कि संविधान के उद्देश्य है कि सभी लोगों को 3 प्रकार का न्याय देना। अपन इसमें अभी देख रहे थे, मैंने कहा कि इसको जब अपन देखते हैं तो 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो इसके बाद में आती है स्वतंत्रता। पहले न्याय आता है, न्याय के बाद में स्वतंत्रता। अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो ध्यान रखना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और कौन कौन सी है, तो पहले विचार, व्यक्ति अपने विचार रख सकता है और व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। मैंने कहा कि अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार से कर सकता है। कई बार व्यक्ति बोलकर अभिव्यक्ति करता है, कई बार व्यक्ति मौन रहकर अपनी अभिव्यक्ति देता है। तो इसमें अभिव्यक्ति में कुछ भी आ सकता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, धर्म, उपासना। हालांकि अपन आर्टिकल 19(1) का जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें दी गई है स्वतंत्रता मूल अधिकारों में, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर जो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की। इसके बाद में अपन अगर बात करें तो प्रस्तावना समता की बात करती है, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समता। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करती है। एक तो प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर। तो अपन यहीं पे लिख देते हैं कि इसके बाद में समता। और ये ध्यान में रखना कि समानता शब्द का प्रयोग नहीं है। कई बार पूछा जाता है कि समानता शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं, समानता की जगह समता। और समता कितने प्रकार की, 2, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। अवसर, इसमें याद रखना 2 प्रकार की समता की बात है, ठीक है। एक प्रतिष्ठा की है, दूसरी, और फिर एक बात करता है, एक प्रकार क्या, बंधुत्व, भाईचारे की भावना एक प्रकार है इसमें। और इसमें 2 प्रकार है, 5 प्रकार है। न्याय में अपन ने पढ़ा, न्याय के 3 प्रकार है, इसमें ध्यान में रखना 3 प्रकार का न्याय। ये सारे सवाल जो हैं सामान्य कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये संविधान में मैंने कहा संविधान के उद्देश्य है कि नागरिकों को इस प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व दिया जाए। अब अपन बात करते हैं कि प्रस्तावना के अंगीकार की तिथि जो है, चौथा एस्पेक्ट अपन इसमें देख रहे थे, उसमें ऐसा था संविधान की अंगीकार तिथि। और संविधान की अंगीकार जो तिथि है उसमें आप लोग ध्यान में रखें कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान की अंगीकार तिथि को क्या माना जाएगा, 26 नवंबर। तो इसमें इतनी बातें ध्यान में रखें कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान में संविधान की अंगीकार तिथि 26 नवंबर 1949। वैसे संविधान अंगीकृत इस दिन किया, और अगर पूछा जाए कि संविधान लागू की तिथि जो है, या फिर अपन कहें कि प्रस्तावना में अंकित तिथि पूछा जाए तो भी यही होगा। प्रस्तावना में अंकित तिथि भी पूछा जाए तो यही है। अंकित तिथि मतलब प्रस्तावना में तिथि जो लिखी हुई है वो है 26 नवंबर 1949। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना के लागू होने की तिथि जो है तो 26 जनवरी 1950 याद रखना। प्रस्तावना के लागू होने की तिथि प्रस्तावना लागू हुई है 26 जनवरी। अभी मैंने आपको बताया कि हम भारत 26 नवंबर 1949 तक गणराज्य नहीं था। ऐसी स्थिति में मैंने कहा तकनीकी समस्या के कारण इसको लागू नहीं किया गया 26 नवंबर को। इसको प्रस्तावना को इस दिन लागू किया क्योंकि इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति
राजेंद्र प्रसाद द्वारा शपथ ग्रहण की गई और उसी दिन से मैंने कहा इसको लागू किया गया, ताकि इससे ये हो गया कि भाई भारत उस दिन गणराज्य बना और प्रस्तावना भी गणराज्य घोषित करती है। तो इसी दृष्टिकोण से ये 2-3 तिथियों को आप अच्छे से याद रखना। प्रस्तावना के बारे में मुख्य बातें अपन पढ़ चुके हैं। एक तो अपन अब पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना पर न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण है। दूसरी अगर अपन बात करें तो प्रस्तावना पर विभिन्न विद्वान क्या क्या टिप्पणियां करते हैं। प्रस्ताव उसके बाद में शायद मुझे नहीं लगता है कि प्रस्तावना का कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।